ये होना चाहिए। तीसरा आपका वहाँ पे भवन योजना के साथ साथ आपका विकसित या कह सकते हैं कि समरूप बाट माप प्रणाली, बाट माप प्रणाली। नेक्स्ट आपका लेखन का ज्ञान होना चाहिए, लेखन का ज्ञान, ठीक। इसके साथ साथ पुरोहित वर्ग की उपस्थिति, वर्ग की उपस्थित, धार्मिक वर्ग की उपस्थिति, ठीक है। इसके हम ऊपर का मिटा दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपका विकसित व्यापार, और श्रमिक वर्ग, ठीक। शिल्पी और कारीगर, ये एक नगर के लिए ये मूलभूत लक्षण है, ठीक है। हम इसको नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? नगरीय सभ्यता में ये चीज़ ये तथ्य हमको स्पष्ट दिखाई देते हैं। आपका एक गैर उत्पादक वर्ग भी रहता है, शासक वर्ग रहता है, और उसके साथ साथ आपका शिल्पी वर्ग रहता है, कारीगर वर्ग रहता है, फिर पुरोहित रहता है, धार्मिक संप्रदाय भी उपस्थित रहते हैं, लिपि का ज्ञान रहता है, घनी आबादी रहती है, एक विकसित व्यापार रहता है। ये सब हमारे यहाँ पर उपस्थित थे, इसीलिए हम इनको क्या कहें, नगरीय हमारी सभ्यता, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं कहलाती, इसलिए नगरीय सभ्यता कहलाती है। अब इस नगरीय सभ्यता का जो राजनीतिक कैसे इतनी बड़ी सभ्यता में जो एक रूपता हमको दिखाई देती है, आप जरा सोचिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में 650 किलोमीटर का अंतर था, ठीक है। कितना? एक मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा, अंतर कितना था? 640 किलोमीटर का अंतर था, ठीक। इसके बावजूद भी पिगट महोदय ने इसको इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया। 640 किलोमीटर का अंतर था, ठीक। और हम जब देखते हैं कि इस सभ्यता का इतनी विशाल सभ्यता, जरा 13 लाख वर्ग किलोमीटर में उस समय फैली थी, अब तो और इसके प्रकाश में स्थल प्रकाश में आ गए, 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का पूरा एरिया हो चुका है, ठीक है। तो हम इसके जब उत्तर दक्षिण की स्थिति जानते हैं, तो सबसे उत्तर में आपका चिनाव नदी पर, दक्षिण में आपका दैमाबाद, ठीक है, और आपका यहाँ पे पश्चिम में आपका शुतकांगेन डोर, और यहाँ पे आलमगीर कोट। अगर इसकी चर्चा है कि उत्तरी बिंदु कौन सा? मांडा था, जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चिनाव नदी के किनारे। और ये कहाँ है? दैमाबाद, महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? आपकी गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे। ये शुतकांगेन-डोर, दाश्क नदी, अरब सागर का तट है, ठीक है। ये बंदरगाह नगर कहलाता था, और दाश्क नदी के किनारे और के हिंडन नदी के किनारे आपका ये अंतिम बिंदु है। और उत्तर से दक्षिण तक की इसकी दूरी आपका 1600 किलोमीटर की, और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 1400 किलोमीटर की। इतनी बड़ी सभ्यता थी, ठीक है। अब इस सभ्यता में एक रूपता अगर शासन के स्तर पर कहीं दिखाई देता है, क्योंकि आप वहाँ इसलिए दिखाई देता है कि जब नगर नियोजन करते हैं तो नगर में पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, हर जगह हमको क्या मिलते हैं? एक सामान्य नगर और दुर्ग। ये आपको मोहनजोदड़ो में मिलेंगे, हड़प्पा में मिलेंगे, कालीबंगा में मिलेंगे, धौलावीरा में मिलेंगे, लोथल में मिलेंगे, हर जगह आपको मिलेंगे ये चीज़। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि इस सभ्यता में एक रूपता, ठीक है। तो एक रूपता यानी कि एक शासन व्यवस्था होने के लक्षण ये यहाँ पे मौजूद हैं। इसलिए हंटर महोदय ने कहा
पहली बात कि हंटर ने ये कहा कि ये राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। किसने कहा था? हंटर ने। आप इसको नोट करिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। न होकर जनतंत्रात्मक, ठीक है। दूसरा, मार्टिमर ह्यूलर कहते हैं, ह्यूलर महोदय कहते हैं कि इस सभ्यता की जो शासन की बागडोर थी वह मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक थी। मध्यम वर्गीय यानी कि मध्यम वर्ग के लोग, ठीक है, जनतंत्रात्मक भावना से यहाँ पर शासन करते थे और इस पर धर्म का प्रभाव अधिक था। धर्म का, ये किसने कहा? आपके ह्यूलर महोदय ने कहा। मैके साहब ने कहा, मैके ने भी कहा कि यहाँ पे प्रतिनिधि वर्ग का शासन था। प्रतिनिधि, जैसे आज हम लोग भी अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं एमपी के रूप में, एमएलए के रूप में, ठीक है। तो प्रतिनिधि वर्गीय शासन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था, ठीक है। और आपके स्टुअर्ट पिगट ने कहा, पिगट महोदय ने कहा कि पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। पुरोहित वर्ग का प्रभाव, आप इसको कुल मिला के जब रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट ये आता है कि इस समय की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी, राजतंत्रात्मक नहीं थी। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है। तो आप किसने क्या स्टेटमेंट कहा, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर हम राजनीतिक संगठन के बाद जब हम समाज की तरफ जाते हैं कि वहाँ का समाज कैसा होगा, कौन कौन से लोग समाज में रहे होंगे, समाज में कैसी व्यवस्था रही होगी, उनके खाने पीने की कैसी व्यवस्था थी, उठने बैठने और मनोरंजन के क्या साधन थे, कैसे पहनावा था उनका, क्या क्या संस्कार उनके, अगर मृत्यु के उपरांत कैसे संस्कार होते थे, इस सब की भी चर्चा समाज में। और हम कैसे पाते हैं, वहाँ के जो हमको साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। साक्ष्य कहाँ, साक्ष्य हमको जो मिले हैं मिट्टी की मूर्तियों के रूप में मिले, पत्थर की मूर्तियों के रूप में मिले, ठीक है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो मुहरें थी, ठीक है, मुहरे के ऊपर कुछ कलात्मकता हमको प्राप्त हुई। वहाँ के मृदभांड, मिट्टी के बने हुए बर्तन थे, उस पर जो चित्र और आकृतियाँ हमको मिली, उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं वहाँ कौन कौन से वर्ग उपस्थित रहे होंगे, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं कि वहाँ अगर रहा होगा कोई, तो समाज जो है एक पुरोहित वर्ग, दूसरा आपका शासक वर्ग, शासक को अधिकारी वर्ग कह सकते हैं, अधिकारी वर्ग। फिर समाज में श्रमिक के साथ साथ आपका शिल्पी और कारीगर, ठीक है, और किसान, ठीक है। किसान इसलिए कि वो सप्लाई जो चेन थी, उस सप्लाई चेन को बनाने के लिए कृषि व्यवस्था आवश्यक थी, ठीक है। कृषि का अधिशेष होना, कृषि व्यवस्था के द्वारा अन्न का अधिशेष होना, अधिशेष मतलब सरप्लस की व्यवस्था होना, और सरप्लस के द्वारा व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये हमारे वहाँ पर वर्ग मौजूद रहे होंगे। और यहाँ के जो लोग थे, यहाँ जो आपके हथियार पाए गए, वो हथियार आपके से सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे, ठीक है। लेकिन जो हथियार हमारे यहाँ पे प्राप्त हुए, वो हथियार हमारे आक्रामक हथियार थे, न कि रक्षात्मक हथियार थे। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर आक्रामक हथियार रहे होंगे तो वो शांत प्रिय नहीं, वो युद्ध प्रिय होना चाहिए था। लेकिन यहाँ आप कॉन्सेप्ट को जानिएगा, जब आक्रामक हथियार है तो वो अपनी रक्षा के लिए, ठीक है,
वो हथियार का इस्तेमाल करते थे। इसलिए यहाँ पर लोग जो है शांत प्रिय, अगर एक क्वेश्चन भी आया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का मिजाज कैसा था, किस तरीके के लोग थे, तो अंततः कंक्लूजन ये निकला, वहाँ के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके द्वारा कंक्लूजन निकला कि शांत प्रिय अधिक थे और युद्ध प्रिय कम थे। यानी कि उनको रक्षा का भाव उनके अंदर अधिक था, न कि आक्रामकता का भाव उनके अंदर अधिक था। ठीक है, अब हम समाज में ये वर्ग था, शासक वर्ग था, पुरोहित वर्ग था, अधिकारी थे, शिल्पी थे, कारीगर थे, जुलाहे थे और किसान वर्ग भी था। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि वो वर्ग जो उपस्थित था, वो वर्ग कैसा भोजन ग्रहण करता था, उनका खाने पीने का क्या अंदाज था, ठीक है, खान पान कैसा था। तो हमको जो साक्ष्य प्राप्त होते थे उससे पता चला कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी के रूप में यहाँ 9 प्रकार की फसलें, 9 अनाज प्राप्त होते हैं, 9 प्रकार के, जिसमें आपका गेहूं है, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, गेहूं है, चावल है, और उसके साथ साथ आपका जौ है, चना है, राई है, अलसी है, खजूर है, तरबूज है, ये आपके यहाँ पे मिले। इसके साथ साथ हम देखते हैं ये सब भेड़, बैल, गाय, शुअर और आपके मछली, घड़ियाल, ये सब कछुए, इस सब का भी मांसाहार के रूप में इस सब जानवरों का सेवन करते थे। यहाँ हमको अनेक प्रकार के स्थलीय जानवर, अनेक प्रकार के जलीय जानवर और उड़ते और पक्षी, इनके भी साक्ष्य हमको किसके द्वारा, मिट्टी की मूर्तियों के द्वारा हमें प्राप्त हुए। पत्थर की मूर्तियों में भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। वैसे इस काल में पत्थर के औजार या पत्थर के विभिन्न कलात्मक चीज़ें पत्थर की कम मिली है, मिट्टी की अधिक मिली है। ठीक है, तो हमको ये प्राप्त हुआ कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, और कपास, सबसे पहले कॉटन, कपास उगाने का श्रेय किसको प्राप्त है, सिंधु सभ्यता के लोगों को। इसीलिए सिंधु सभ्यता के लोगों को कपास उगाने का श्रेय प्राप्त है, इसीलिए इनको सिंडोंग के नाम से हमारे यहाँ यूरोपीय लोग जानते थे। ठीक है, सिंडोन। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये भी ज्ञात होता है। अब हम आते हैं कि खान पान के साथ साथ इन लोगों के मनोरंजन के साधन क्या थे। मनोरंजन के रूप में ये इनका एक काम था शिकार करना, शिकार और पशुओं की लड़ाई, और प्लस पासे का खेल, और इसके बाद नृत्य। ठीक, ये इनके प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, पहनने के लिए ये सूती कपड़े और ऊनी कपड़े, दोनों कपड़ों का प्रयोग करते थे। और स्त्री और पुरुष दोनों लोग आभूषण प्रिय थे। इस काल के लोग, स्त्री और पुरुष, जब हम इसके पत्थर की मूर्तियां देखते हैं, मिट्टी की मूर्तियां देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हाथों में, आपकी स्त्रियों के हाथों में चूड़ियों की ढेर, ठीक है, आभूषण के रूप में। पुरुष के भी आभूषण पहनने के साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो हम लोग पहनावों में देखते हैं सूती और ऊनी कपड़े, आभूषण प्रिय लोग थे, मनोरंजन के रूप में पासे का खेल खेलते थे, शिकार करते थे, और जो है आपके नृत्य का कार्य करते थे। ये मनोरंजन के साधन थे। अब इस समाज में मृत्यु के उपरांत का क्या जीवन था, कैसा ये लोग मृत्यु के बाद क्या, किस तरीके की व्यवस्था करते थे। तो हम यहाँ पे जब देखते हैं तो यहाँ पे हमको 3 तरीके की व्यवस्थाएं मिलती हैं। एक है पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधि। दूसरा आपका है आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। और तीसरा आपका है दाह संस्कार। इसको थोड़ा सा समझ लें कि पूर्ण समाधिकरण क्या होता है।
पूर्ण समाधिकरण में ये करते क्या थे कि मृतक शरीर को पेटिका में रखकर, ठीक है, जैसे आजकल दफनाया जाता है उसमें रखकर, उसी तरीके से एक पेटिका बनाई जाती थी लकड़ी की, वो भी देवदार की लकड़ी की साक्ष्य मिले हैं पेटी के रूप में, और उसमें कुछ इनके अलौकिक जीवन से सामग्रियां इनके साथ रखकर इसको पूर्णतः दफना दिया जाता था। इसको पूर्ण समाधिकरण कहते थे, ठीक है। इसके बाद हमारे आंशिक समाधिकरण आया कि मृत होने के बाद शरीर को पशुओं के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसको कुछ दिन बाद, ठीक है, जो शेष बचा रहता था उसको दफना दिया जाता था, समाधि कर दिया जाता था, इसीलिए इसको आंशिक समाधिकरण कहते हैं। और उसके बाद दाह संस्कार है कि मृत आत्मा को, मृत शरीर को जलाने की व्यवस्था थी। ये तीनों व्यवस्थाएं हमारे यहाँ वहाँ पे प्राप्त होती हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से किसी भी तरह की कब्र नहीं मिली है। हड़प्पा से आपको R37 नामक स्थान पर एक 57 यानी कि 57 कब्रें आपको मिली है, लेकिन मोहनजोदड़ो से कब्रों के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से कब्रों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और वहाँ से भी 37 कब्रें मिली हैं। लोथल से भी कब्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वहाँ से 20 कब्रें मिली हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से कब्र के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते, ठीक है। लेकिन वहाँ की अंतिम अवस्था पर हमें 2100 मिले हैं, ठीक है, जिसमें से 1400 एक घर से प्राप्त हुए हैं, 6 एक गली से प्राप्त हुए हैं, और एक दूसरी गली के से प्राप्त हुए हैं। 2100 वहाँ पे प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये हमारे वहाँ पे समाज की व्यवस्था थी। अब समाज की व्यवस्था के बाद, हाँ बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रशस्ति जी, प्रशस्ति, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, समझ में आ रहा है? थोड़ा कमेंट करके हमको बताएं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अभी हम जो चर्चा किए, राजनीति की चर्चा किए, और उसके बाद आपके समाज की चर्चा की। समाज के बाद हम आते हैं अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था पर। ठीक है, जैसा कि हमें ज्ञात है कि यह व्यवस्था जो है, किसी भी व्यवस्था में कृषि का महत्व अर्थ के रूप में सदियों बना रहता है, ठीक है। कृषि के साथ साथ आपके वहाँ के उद्योग धंधे, ठीक, और उद्योग के साथ साथ आपका व्यापार वाणिज्य, चूंकि यह व्यवस्था एक नगरीय व्यवस्था थी और व्यापार वाणिज्य का महत्व हमें प्राप्त होता है, और यह व्यापार हमें देखते हैं कि आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के यहाँ पे व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। पहले हम आते हैं कृषि पर। कृषि के रूप में यहाँ पर देखते हैं कि जो सिंध का मैदान था वो काफ़ी फर्टाइल मैदान था, और वहाँ के लोग बांधों को बनाकर पानी पर नियंत्रण रखने की तकनीक सीख गए थे, ठीक है। उसके साथ साथ वहाँ जो खनन उद्योग था, जो हमारे धातु उद्योग थे, उसका भी वो सब जो पत्थर थे उसके खनन करने की विधि उनको ज्ञात हो गई थी, और उसका उपयोग करना भी वो जान गए थे, ठीक है। इस तरीके से हमें कृषि और उद्योग वहाँ पर थे। कृषि में जब हम पहली बार आते हैं तो पूरा व्यवस्था कृषि के अधिशेष पर ही टिकी हुई है, ठीक है। वहाँ के लोग, वहाँ के किसान कृषि की तकनीक जानने के बाद, ठीक है, और वहाँ अधिशेष अन्न का उत्पादन होना, सरप्लस अन्न का वो आंतरिक रूप से व्यापार करना, ठीक है, वो एक केंद्र से दूसरे केंद्र, दूसरे केंद्र से तीसरे केंद्र, और फिर वहाँ से लेकर बाह्य व्यापार के साथ हमको इसमें मिलते हैं। अगर इसको हम मैप के रूप में समझाने की व्यवस्था करें आपको,
बताने का। तो यहाँ आप ये आपको समझ लीजिए ग्राम है, और ये ग्राम के बाद आपका नगर जो है प्रारंभिक चरण में अर्ध विकसित नगर है, और ये अन्य नगर है, और ये आपके वैदेशिक नगर है। इस ग्राम से ये अर्ध नगरीय क्षेत्र जो मेरा है, अर्ध नगरीय क्षेत्र, ठीक। अगर हम पूरे ग्राम को L1 के रूप में करें और इस क्षेत्र को आपको L2 के रूप में करें, ठीक है। यहाँ से अन्य नगर को जो व्यापार होता है इसको L3 के रूप में करें, ठीक है। जैसे गुजरात आदि का जो नगर है वहाँ के व्यापार, और फिर यहाँ से जो व्यापार आपके वैदेशिक नगर विदेशी व्यापार है, विदेशी व्यापार, इसको L4 के रूप में करें। तो हम पूरा अर्थव्यवस्था किस पे टिकी है, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ठीक है। ये हमारे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक संगठन था, आर्थिक व्यवस्था थी, ठीक है। तो अब हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ 9 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। गेहूँ की 3 प्रकार की, जौ की 2 प्रकार की, चावल के साक्ष्य मिले हैं, बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, तिल मिला है, सरसों मिला है, और आपका खजूर मिला है, तरबूज मिला है। इसके बीज वहाँ पे प्राप्त, ठीक है। और लोथल एक स्थान है, वहाँ पे आपको मिट्टी का ऐसा बीज का यंत्र वहाँ पे प्राप्त हुआ है, मिट्टी का नहीं, वहाँ के उस पे मोहरों पर बीज बोने का तरीका बताती हुई एक वहाँ मोहर प्राप्त हुई है, ठीक है। तो लोथल से इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए। इन्होंने ये सब करते क्या थे कि जाड़े में, नवंबर के माह में, ठीक है, ये अपनी फसल को वहाँ पर बोते थे, और उसके बाद ये अप्रैल के माह में गेहूँ की फसल को काटते थे कृषि के क्षेत्र में। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि हल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, हल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, केवल आपके बनवाली एक ऐसा स्थान है, बनवाली कहाँ पड़ता है आपका, हरियाणा में। वहाँ पे हल की आकृति केवल एक जगह मिली है, और वो भी लकड़ी के हल, ठीक है, वहाँ पे बनवाली में। लेकिन हम देखते हैं कि कालीबंगा में हल से जुतने के साक्ष्य हमको मिलते हैं। कालीबंगा अगर हम पूरे व्यवस्था कर ले, देख लेते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर की, हम ऐसे ऐसे भागों में बांट दें तो हमको उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम वहाँ पे हलों के कूड़ मिले हैं। जैसे कि हल जब जोते जाते हैं हल से, तो वहाँ जो कूड़ मिल जाता है, जैसे कि धारी बन जाती है, तो वहाँ पे हमको मिली है कहाँ से, कालीबंगा से, कालीबंगा से। और ये उत्तर दक्षिण दिशा में 190 सेंटीमीटर के फासले पर, ठीक है, और पूर्व पश्चिम दिशा में 30 सेंटीमीटर के फासले पर ये कूड़ मिले हैं। जरा देख लीजिएगा इसको, 30 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे आप जरा सोचिए कितने, 30 सेंटीमीटर के फासले पर, ठीक है। अब एक ही खेत में 2 प्रकार की फसलें यहाँ उगाई जाती थी, एक सरसों और दूसरा आपका चना, ठीक है। तो जो 190 सेंटीमीटर के फासले पर कूड़ मिले हैं, वहाँ पर आपके सरसों के साक्ष्य मिले हैं, और जो 30 सेंटीमीटर के फासले पर मिले हैं, कहाँ, पूर्व से पश्चिम में, वो चना के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें खेती के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हमें फावड़ा या हल नहीं प्राप्त हुआ। अनाज काटने के लिए पत्थर के हंसिए का प्रयोग किया जाता था, पत्थर के हंसिए का प्रयोग, अनाज काटने के लिए पत्थर के हंसिए का प्रयोग ये करते थे। नवंबर में बोते थे और अप्रैल के आसपास ये फसलों को काट लेते थे, और उसमें 9 प्रकार की फसलें ये उगाते थे, जिसमें गेहूं की 3 प्रकार की किस्म और जौ की 2 प्रकार की किस्म यहाँ उगाई जाती थी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं खनन पे इन्होंने अधिकार प्राप्त किया, और वहाँ पे और कई प्रकार के कारीगर और शिल्पी के साक्ष्य हमें मिलते हैं। कुम्हारों की एक बस्ती, कुम्हारों की बस्ती के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं,
मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। अब वहाँ मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, चाक का प्रयोग सबसे अधिक, कुम्हार अपनी चाक का प्रयोग करते थे और चाक पे ही मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक बनाए जाते थे, ठीक है। ईंटों का निर्माण, ईंटें वहाँ पे हमारे 4:2:1 के अनुपात में थी, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुना और ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी होती थी। और सबसे बड़ी ईंट की जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो 10.25 सेंटीमीटर से लेकर और 2.25 यानी कि 10.25 ये सामान्य, ठीक है, सामान्य जो ईंट की लंबाई थी वो 10.25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई और 2.25 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती थी, उसकी थिकनेस 2.25 सेंटीमीटर की होती थी, ठीक है। और जो सबसे लंबे ईंट के एक साक्ष्य हमको मिला है वो 54 आपके 54.25 और से 26.27 इंटू 6.35, ये सबसे बड़ा एक ईंट हमको मिला है, ठीक है। बहरहाल आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सामान्य उसकी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई का अनुपात जरूर याद रखिएगा, 4:2:1 का अनुपात, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं व्यापार पे। व्यापार यहाँ आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में होता था। आंतरिक व्यापार कहाँ से? अफगानिस्तान से और ईरान से किया जाता था। बाह्य व्यापार आपके जो उस समय के मेसोपोटामिया के नगर थे, ठीक है, वहाँ से किया जाता था। मेसोपोटामिया के व्यापार में बहरीन नामक देश जो है यह बिचौलियों की भूमिका निभाता था। बिचौलिया की भूमिका कौन सा देश निभाता था? बहरीन। अच्छा, ये प्रूफ कैसे होता है? क्योंकि वहाँ के मोहरे, मेसोपोटामिया की मोहरे हमारे यहाँ लोथल से प्राप्त हुई हैं, हमारे यहाँ मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई हैं, वहाँ की मोहरे। और वहाँ के जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उसमें मेलुहा नामक स्थान से व्यापारिक संबंध की बात की गई है। और मेलुहा का जो समीकरण निकाला जाता है, मेलुहा को सैंधव क्षेत्र यानी कि सैंधव प्रदेश से इसको जोड़ा जाता है। मेलुहा वहाँ के साक्ष्य को प्राप्त होते हैं, ठीक है। और वहाँ की जो प्रमुख नगर थे वहाँ से हमारे यहाँ के मुहरे प्राप्त होती थी। और व्यापार हमारा वस्त्र विनिमय के माध्यम से जुड़ा था, कोई मुद्रा व्यवस्था नहीं थी। जैसे आज हम जाते हैं डॉलर में सामान खरीद के चले जाते हैं, रुपए में सामान खरीद के चले आते हैं, ये हमारे यहाँ वहाँ उस समय व्यवस्था नहीं थी। वहाँ क्या था? वस्त्र विनिमय, वस्तु विनिमय यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान, कुछ हम देते थे कुछ वो देते थे, ठीक है। तो वहाँ के प्रमुख जो नगर थे वो उर, किस, लगस, निपुर, टेल अशमर, टेपेगौरा, हमा, ये वहाँ के नगर थे जहाँ से हमारे यहाँ की वस्तुएं वहाँ पे प्राप्त हुई। और वहाँ के मुहरे भी हमारे यहाँ मेसोपोटामिया से और खासकर लोथल से, जहाँ जहाँ वो बंदरगाह के साको थे वहाँ से भी हमारे मुहरे प्राप्त हुई। इस प्रकार से हम समीकरण स्थापित करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण क्या चीज़ है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आयात की जाती थी और कहाँ निर्यात की जाती थी, ठीक है। इसका एक चार्ट आप लोग बना लीजिएगा, एक चार्ट के रूप में। सामग्री क्या थी, या धातु लिख दीजिए, सामग्री ना लिखिए, धातु, स्थल कहाँ से प्राप्त होते थे? जैसे आपका चांदी, ये ईरान और अफगानिस्तान, ईरान अफगानिस्तान। सोना भी यहीं से प्राप्त होता था, ईरान और अफगानिस्तान से, ठीक है। तांबा आपका, तांबा बलूचिस्तान और राजस्थान में आज भी खेतड़ी स्थान वो है तांबे के लिए फेमस है।
यहाँ से राजस्थान की खेतड़ी से ही तांबा प्राप्त किया जाता था। टिन ईरान अफगानिस्तान और आपका गुजरात राजस्थान, ठीक, यहाँ से टिन प्राप्त किया जाता है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पत्थर है लाजवर्द। यह आपके बदख्शां एक स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है बदख्शां, यह अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और मेसोपोटामिया यहाँ से लाजवर्द मंगाया जाता था। इसके बाद फिरोजा यह ईरान से मंगाया जाता था, ठीक है। और शंख सौराष्ट्र और दक्षिण भारत, ठीक है। हम ऊपर के इसको मिटा देते हैं। इसके बाद आपका है शिलाजीत। यह हिमालय का क्षेत्र, से, ठीक है, हिमालय क्षेत्र से। इसके बाद आपका शीशा आपका ईरान अफगानिस्तान, ठीक है। और नील रत्न यह आपका बदख्शां से, बदख्शां को ध्यान में रखिएगा, यह अफगानिस्तान का क्षेत्र है। यहाँ से हमारे व्यापार वाणिज्य के कार्य संपन्न होते थे, ठीक है। आज हम जो चर्चा किए उस चर्चा में राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति की चर्चा की। अब शेष मैं कल के लिए इसके धार्मिक और जो महत्वपूर्ण नगर हैं उस नगर में क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, वहाँ से चूँकि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कल मैं इस पर चर्चा करूँगा। शेष आप लोग को जहाँ नहीं समझ में आया रहा होगा आप हमको फ़ोन करके पूछ लिया करिएगा, और हमारी बातों से और हमारे लेखन से आप सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने नोट्स को तैयार करिएगा। कभी कभी कोई चीज़ें हो सकता है बोर्ड पे समझ में ना आए, और हो सकता है कि मेरी बातों के द्वारा आप समझ जाएं, तो अब उसको सामंजस्य स्थापित करते हुए इसको नोट्स तैयार करिएगा। कोई और समस्या होगा तो आप कॉल करिए, और हम आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे मैं कोशिश करूँगा कि हड़प्पा सभ्यता हम समाप्त कर दें और उसके बाद वैदिक सभ्यता की ओर अग्रसर, ठीक है। तो आज इसी जगह क्लास को विराम करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को शुभ रात्रि।